हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच पुनः नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो वीडियो है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इस एक्ट में कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे, पहला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो है इट सेपरेटेड द फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। दोस्तों, आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल काउंसिल में दो प्रकार का फंक्शन था। दो प्रकार के फंक्शंस को संपादित करता था गवर्नर जनरल काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एक एक्सिक्यूटिव फंक्शन। तो इस एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव फंक्शन और एक्सिक्यूटिव फंक्शन दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव फंक्शन और एक्सिक्यूटिव फंक्शन इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको लेकर एक नया बॉडी बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल में एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाया जिसको बोला जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चूंकि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया और अलग करने के साथ साथ जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था उसको संपादित करने के लिए एक अलग बॉडी का निर्माण किया गया और उस बॉडी को हम लोग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। क्लियर। और जो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता है, यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता है। ये जो वर्क करता है वो एक मिनी पार्लियामेंट के जैसा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन। आपने देखा था इससे पहले वीडियो में कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिस्टम को शुरू किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसको बंद कर दिया गया। तो वापस 1853 एक्ट के द्वारा इसको वापस शुरू किया गया। इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, है ना। और जो कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज था उसको ओपन कर दिया गया सबों के लिए, ऑल इंडियंस के लिए उसको अवसर दे दिया गया कि कोई भी इंडियंस इसमें आ सकता है। और इसीलिए ये ओपन किया गया सबों के लिए। इसके लिए एक कमिटी बना था, मैकाले कमिटी, जिसका गठन कब हुआ था, 1854 को। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैकाले कमिटी किस चीज से रिलेटेड है। तो मैकाले कमिटी है जो रिलेटेड है वो जो सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन के लिए, सिविल सर्विसेज के पोस्ट के लिए जो प्रतिबद्ध पद होते हैं उनके लिए सभी इंडियंस के लिए ये ओपन कर दिया गया। तो इसी से रिलेटेड एक कमिटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई जिसको मैकाले कमिटी बोला जाता है। और इसको अपॉइंट कब किया गया, 1854 को। फिर है एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। जो कंपनी रूल है उसको बिना स्पेसिफाइंग पीरियड के लिए एक्सटेंड किया गया। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो कंपनीज रूल जो था, कंपनीज का जो टेरिटरीज
एरियाज जो थे वो क्राउन के नाम से चलता था, तो इस एक्ट में भी क्राउन के नाम से ही चलाया जाना तय हुआ, लेकिन कोई पीरियड नहीं दिया गया। इससे पहले वाले एक्ट में आप देखेंगे तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए उसको बढ़ाया गया था, फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं डाला गया, सिर्फ उसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक्सटेंड तो किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का समय निर्धारित नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का समय नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब चूंकि आपको मालूम है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस को संपादित करने के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल में एक अलग बॉडी बना दिया गया, जिसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा उस काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लोकल जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस से लोगों को लिया गया। तो आपको मालूम होगा कि 6 नए सदस्य गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर्स को लेना था। 6 न्यू मेंबर में, आउट ऑफ 6 न्यू मेंबर में, इसमें 4 मेंबर लोकल को रिप्रेजेंट किया गया था। उसमें आपका था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से एक था, मद्रास प्रेसिडेंसी से एक था, बंगाल से एक था और आगरा इससे एक था। तो ये 4 प्रेसिडेंसी से 6 में से 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया गया। तो ये मुख्य फैक्ट्स थे जो आपको 1853 के एक्ट में देखने थे। अगर होल एंड सॉल में बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य बातें जो चलकर आती है वो ये आती है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के फंक्शंस को ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। क्योंकि आप देखेंगे कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के कार्यों का बंटवारा किया गया, उसको स्पेसिफाई किया गया, यानी कि उसका जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था और जो उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन था उसको अलग अलग कर दिया गया। फिर लेजिस्लेटिव फंक्शंस को संपादित करने के लिए एक नया बॉडी बना दिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, और उस बॉडी का नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा जो नया बॉडी बनाया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 6 नए सदस्य को शामिल होना था, जिसमें 4 सदस्य को लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी लोकल रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया गया। उसमें प्रेसिडेंसी के लोग शामिल थे, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी और एक आगरा। क्लियर? साथ ही साथ आपने यहाँ पे एक चीज और देखा कि जो कंपनी का जो टेरिटरीज एरिया था, जो क्राउन के नाम से संचालित होता था, उसको यहाँ एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, लेकिन कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं निर्धारित किया गया, कोई पीरियड नहीं बताया गया। विदाउट पीरियड इट वाज द एक्सटेंडेड। ठीक है, लास्ट वाले आप एक्ट में देखे होंगे तो वहां पे क्या करता था, बताता था कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड किया गया, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये खास बातें थी जो चार्टर एक्ट 1853 में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी पॉइंट्स को, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और इसका फायदा अधिक से अधिक लोग उठा सके। धन्यवाद।